चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडी में। जो हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पढ़ चुके हैं। अब आएगी पार्टनरशिप बिजनेस, जो 11th की अकाउंट्स में तो नहीं, जब आप 12th क्लास में जाओगे तो उसकी अकाउंट्स आप 12th में पढ़ते हो। ठीक है। तो पार्टनरशिप पे अगर हम बात करें, व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस का तरीका है, ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट और लॉस अपने हिसाब से बांटते हैं आपस में। वो डिसाइड नहीं अभी कर रहे हम कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना, बराबर भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो चीज हमें समझनी है वो ये कि पार्टनरशिप भी एक तरीके का बिजनेस है जहां एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और वहां पर वो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, वो आपस में बांट रहे हैं। अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटर की, तो सोल प्रोप्राइटर, और इससे ये फायदा है इसमें कि इसमें अगर लॉस हुआ तो बराबर बट जाएगा, थोड़ा कम लेकिन प्रॉफिट होगा। लेकिन पॉइंट ये भी है कि इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, तो बिजनेस थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटर से बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ फिर कुछ फायदे नुकसान आएंगे जो हम एक एक करके समझेंगे। बाकी ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये कौन से एक्ट के अंदर आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही आता है। पार्टनरशिप 1932 में इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है? तो कहता है पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो लोगों के बीच में, बिटवीन पर्संस, लोगों के बीच में, जो तैयार होते हैं, एग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट एक बिजनेस का साथ में शेयर करेंगे। और ये या तो एक अकेले इंसान के साथ होगा या फिर वो जितने भी एक्ट कर रहे हैं उस बिजनेस में, उन सब में बांटा जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, लास्ट वाले लाइन को फिर से पढ़ लेना। एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस जो कैरी करा जा रहा है बाय ऑल, या फिर उनमें से जो भी एक्ट कर रहा है। क्योंकि पता है क्या होता है, पार्टनर तो 6-7 होते हैं, पर 3-4 पार्टनर ऐसे होते हैं जो एक्टिव पार्टनर नहीं होते। मतलब वो बिजनेस में पैसा डालेंगे, सब चीज करेंगे, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट। स्लीपिंग पार्टनर, सो जाएंगे, जब प्रॉफिट या लॉस होगा तो आ जाएंगे लेने। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? इसीलिए देखो इस परिभाषा में क्या लिखा है, कैरीड बाय ऑल, या फिर कोई उनमें से जो एक्ट कर रहा हो सबके बिहाफ पर। बाकी इसके बाद सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कि भैया फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या नेचर क्या है, मतलब जो हमारा पार्टनरशिप है वो कैसा है। तो भैया इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो देखो ध्यान सुनना, ये चेंज होते रहते हैं, पुरानी किताबों के अकॉर्डिंग बार बार चेंज होते रहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप जो बनती है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बनती है, जो एग्री करते हैं अपने बिजनेस को शेयर करना एक दूसरे के साथ। मिनिमम दो लोग तो चाहिए, एक अकेला रहेगा तो वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, दो जने हो जाएंगे तो पार्टनरशिप हो जाएगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ना यहाँ पे 50 है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हैं। लेकिन देखो कंपनी एक्ट 2013 में पहले 10 था और बैंकिंग के लिए 20 था। ठीक है ना। अभी भी मुझे हो लग सकता है, एक बार चेक कर लेना तुरंत गूगल पे के, टाइम चेंज आते हैं थोड़े, 1-2-3-4 सालों में चेंज हुए हैं। 100 भी एक टाइम को आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो एक बार देख लेना, वैसे तो 100 भी हम देखा है मैंने। अच्छा, पार्टनरशिप अकेला इंसान नहीं बना सकता, जायज बात है, अकेला कैसे बना लेगा? पार्टनर का मतलब क्या होता है, दो जने, है ना, दो या दो से ज्यादा। बाकी इसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, मतलब सबसे पहला दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, दूसरा एग्रीमेंट होता है। मतलब पार्टनरशिप ना एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है, मतलब तुम और मैं दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो तुम लोग मेरे साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाओगे। जब आप कहीं किराए पे रह रहे होते तो एग्रीमेंट बनता है, आप कोई मकान खरीद तो एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी मेरे भाइयों पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न लिखत हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। मतलब मुंह जबानी बोल दिया कि जी एक काम करते हैं, बराबर बराबर पैसा बांटेंगे प्रॉफिट लॉस का, या फिर 75-25 बांटेंगे। मतलब अगर 12,000 का प्रॉफिट हुआ तो 9,000 मेरे, 3,000 तुम्हारे, ऐसे हो कुछ भी, ओरल, समझ रहे हो? बाकी क्या क्या उसके अंदर चीजें हो सकती है, तो जैसे प्रॉफिट शेयर करना हो, कैसा प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैपिटल, मतलब अब आप समझ चुके हो कैपिटल अकाउंट्स की भाषा में, मतलब पूंजी, पैसा कितना डालेंगे बिजनेस में, क्या क्या हमारी ड्यूटीज होंगी इस बिजनेस में, और क्या क्या हमारे अधिकार होंगे। ठीक है। और रिटर्न एग्रीमेंट को आप जब लिखत करते हो तो मेरे भाइयों उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। जो लिखत एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है ना। मतलब अगर मैं एक एग्रीमेंट को, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लिखत कर दूं तो वो क्या कहलाई जाएगी, पार्टनरशिप डीड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी अच्छे से।
अच्छा, तीसरा फीचर है लॉफुल बिजनेस है। मतलब भैया देखो, जो पार्टनरशिप का मकसद होता है वो क्या करना है, लीगल बिजनेस करना, समझ रहे हो। तो लॉफुल बिजनेस है, जायज बात है। मतलब अगर कोई भी पार्टनरशिप इलीगल काम करने के लिए, जैसे स्मगलिंग या चोरी के लिए बने, तो वो पार्टनरशिप को अपनी भाषा में तो कह देंगे, पर कानून की नजर में उसे पार्टनरशिप वैलिड नहीं कहेंगे, वो एक पार्टनरशिप नहीं हो सकती क्योंकि वो इलीगल है। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप चलाई एक कोचिंग सेंटर खोलने के लिए तो ये वैलिड है, पार्टनरशिप ड्रग्स बेचने के लिए करी तो ये वैलिड नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, लॉफुल बिजनेस नहीं है। तो पार्टनरशिप में लॉफुल बिजनेस भी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। देखो मेन मकसद तो पार्टनरशिप का यही है कि वो प्रॉफिट कमाए और उस प्रॉफिट को शेयर करें। बाकी इसके बाद कहता है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट, जो भी वो लिखत होगी उस लिखत में वो प्रॉफिट शेयर को लिख देंगे कि इतने इतने में हम पैसा बांटेंगे। बाकी अगर रेशियो लिखा नहीं है, मान लो उन्होंने नहीं लिखा, भूल गए इस पे बात करना कि कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा कितना नहीं, तो कितना माना जाएगा, इक्वल, हर पार्टनर में इक्वल। मान लो 1.5 लाख का प्रॉफिट आया, ए ने पता क्या बोला, ए ने बोला भाई मैं पूरा 1 लाख रुपए लूंगा, 1.5 में से तुम 50 में से 25-25 बांट लो, बी और सी, उनको बोला 25-25 बांट लो। अब वो पार्टनर कह रहे हैं भाई ये क्या बात हुई, सब बराबर बंटना चाहिए। वो बोला भाई कैसे कैसे बराबर बंटना चाहिए, मैंने सबसे ज्यादा काम करा है, तुमने तो कुछ काम भी नहीं करा, तुमने नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। तो कहने का मतलब पता क्या, अब होगा क्या भाई, लड़ाई होगी इनके आपस में। क्या हम देखेंगे कि क्या इन्होंने एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड उसमें इन्होंने कुछ लिख रखा है, पता चला वो इन्होंने बनाई नहीं, उस पर बात ही नहीं करी इन्होंने, तो फिर क्या होगा, तो भैया इनको फिर बराबर बांटना पड़ेगा, भले ही किसी ने ज्यादा मेहनत की हो, किसी ने लिखा नहीं है ना, मेंशन नहीं है ना ये काम, तो फिर बांटना पड़ेगा बराबर, समझ रहे हो। हाँ जी आगे चले। म्यूचुअल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या, हर पार्टनर एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ द फर्म जब वो डीलिंग करता है आउटसाइडर से। जैसे मान लो एजेंसी समझते हो, एजेंसी कुछ नहीं होती, एक बड़ी सी कंपनी है और उसके बिहाफ पर जो भी काम करते हैं वो एजेंसीज होती है। मान लो एक छोटी सी एजेंसी खोली किसी भी कंपनी की, तो मैं एक तरीके से उसी का पार्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, क्योंकि मैं उसी के प्रोडक्ट तो बेच रहा हूँ, उसी को तो प्रमोट कर रहा हूँ। देखो अब ध्यान सुनो, ईच पार्टनर वो प्रिंसिपल हेड कहलाता है और वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी वो एक्शन करता है बाकी पार्टनर्स। सो एनी वन पार्टनर्स डिसीजन कैन बाइंड द एंटायर फर्म। तो देखो पॉइंट क्या बोला, देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये कह रहा है म्यूचुअल एजेंसी है, हर पार्टनर काम करता है एज एन एजेंट, एजेंट के तौर पर काम करता है जब भी वो किसी से डील करता है बाहर के लोगों से। मान लो आप 3 पार्टनर हो, बिजनेस चला रहे हो, इनके रिश्ते में कोई था दूर का बंदा, वो बिजनेस में कुछ सामान खरीदना चाहता था, ये व्यापार करता है, तो ये गए बाहर जाके उन्हें बोला कि देखो जी हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, हमसे खरीद लो, ये कर लो वो कर लो। तो ये एज एन एजेंट वर्क कर रहा, भले पार्टनर है लेकिन पार्टनर वर्क करते हैं एज एन एजेंट, ठीक है ना। और हर पार्टनर प्रिंसिपल भी कहलाता है, मतलब जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हो वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी कहलाता है, मतलब हर इंसान जिम्मेदार है जो भी वो एक्शन कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, वो मान लो ये लेकर आया कल को और तुम्हारे बिजनेस में फ्रॉड कर दिया अपने रिश्तेदार का भला कराने में, तो इसके बदले से तुम्हारे बिजनेस में फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए हर पार्टनर प्रिंसिपल है, मतलब उसका जो भी एक्ट है, एक्शंस है, वो दूसरे पार्टनरों को या बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। और एक और चीज लिखी है, वन पार्टनर्स डिसीजन कैन बाइंड द एंटायर, और एक पार्टनर का डिसीजन पूरे बिजनेस को अटका के रख देता है भैया, ठीक है। बाकी इसमें कहता है अगला टॉपिक अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब समझ चुके आप अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस स्टडी में, अगर नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा तो घर से पैसा लाके भी चुकाना पड़ेगा। तो उस पार्टनरशिप में भी मेरे भाइयों पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अगर वो अपने कर्जे नहीं चुका सकते तो उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी लानी पड़ती है, लेकिन इससे जो है पार्टनरों का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो जायज बात है, इससे रिस्क तो बढ़ेगा लेकिन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का फायदा भी है, चलो एटलीस्ट सारे पार्टनर तो ला रहे हैं ना, बट फिर भी सोल प्रोप्राइटर से तो थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी हमेशा नुकसान होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको याद है सोल प्रोप्राइटर में आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा था कि लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते, मतलब मालिक और बिजनेस दोनों अलग नहीं होते बिजनेस स्टडी की भाषा में। अकाउंट्स की भाषा में आप सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ोगे, लेकिन बिजनेस स्टडी में आप नो सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ रहे हो। और यहाँ पर पार्टनरशिप में भी यही कहा गया है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब द पार्टनरशिप फर्म
एंड द पार्टनर आर कंसीडर्ड वन एंड द सेम इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में दोनों एक ही है। मतलब ऐसा होता है, देखो जनरली कोई नुकसान कर देता है ना, तो बंदा पता क्या बोलता है, जी ये मेरे बिजनेस का नुकसान है, इससे मेरी पर्सनल संपत्ति का क्या लेना देना, मैं थोड़ा ना कहीं से करके दूंगा, हो गया बिजनेस चला रहे थे नुकसान हो गया। तो कोर्ट बोलेगा बेटा पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों कानून की नजर में मालिक और बिजनेस दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसका मतलब नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपने घर से लाके पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बन रही है। फर्म के पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी इफ द फर्म इज स्यूड द पार्टनर्स आल्सो पर्सनली लायबल। अगर मान लो फर्म को कर्जा या कुछ पैसा चुकाना पड़ा तो पार्टनर्स को लायबल होंगे, वो पैसा उन्हें देना पड़ेगा अगर बिजनेस नहीं दे पा रहा तो, ठीक है ना। क्योंकि जनरली बेटा क्या होता है ना, जो पार्टनर्स होते हैं ना वो फायदा उठा लेते हैं, बिजनेस में घोटाला कर देते हैं, खा पी के बैठ जाते हैं, बाद में कहते हैं हो गए जी हम क्या करें ये वो ऐसा समझ। लेकिन कानून ने कहा है कि तुम दोनों एक ही हो, अगर बिजनेस में कोई कर्जा देना पड़ेगा और बिजनेस नहीं दे पा रहा तो फिर इसलिए तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड। बाकी भैया पार्टनरशिप के फायदे क्या होते हैं, तो हमने फीचर पढ़े, अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं फीचर, लेकिन अब फायदे ही फायदे पढ़ेंगे। आओ, बहुत आसान है इसे बनाना। क्यों, हमने ये तो पढ़ा है कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके तहत आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने बिजनेस को, कि हम बिजनेस खोल रहे हैं पार्टनरशिप में, ये लोग सरकार से दस्तखत करा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, समझो। सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई कहता है इसको बनाना बड़ा आसान है। क्यों, पार्टनरशिप बहुत ज्यादा आसान है और इसको स्टार्ट करना बड़ा आसान है। क्यों, सिर्फ एक एग्रीमेंट चाहिए, और वो एग्रीमेंट भी रिटर्न रख लो या फिर ओरल रख लो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सोल प्रोप्राइटर में भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, हिंदू जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली में भी कंपलसरी नहीं थी, इसमें भी कंपलसरी नहीं है। करानी है तो करा सकते हो, कंपलसरी नहीं। और लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है, मिनिमम है, लीगल फॉर्मेलिटीज पे है ही नहीं जब रजिस्ट्रेशन ही जरूरी नहीं है तो। बाकी पेपर वर्क कम चाहिए। कंपनी से अगर हम बात करें तो मतलब जैसे पेपर वर्क फॉर्म भरने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। कंपनी में बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं। मोर कैपिटल एक फायदा है। क्यों, क्योंकि ज्यादा पार्टनर ज्यादा पैसा, ठीक है ना। आगे चलें, जिस वजह से फायदा क्या होगा, हेल्प करेगा बिजनेस को रन करने में और एक्सपेंड करने में। मान लो आपका पार्टनर है 4 पार्टनर, पैसा कम पड़ रहा है, 5वां ऐड कर लो, है कि नहीं। बाकी कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल आती है। अब आपने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर में अकेला ही बंदा मैनेजमेंट करता था तो इसलिए नुकसान में आ जाता था वो। लेकिन यहाँ पर अब आप 4-5 बंदे हो तो कंबाइंड सबके अलग अलग स्किल्स आएगी, सबके अलग अलग नॉलेज आएगी। तो मैं बात कर रहा था कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल्स की। तो देखो सोल प्रोप्राइटर में अकेला बंदा है, एक अकेले बंदे का दिमाग लगेगा, या ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा लोगों का दिमाग, तो कंबाइंड स्किल्स लगेगी, हर एक इंसान की स्किल्स। अब मान लो अकेला बिजनेस चला रहे हैं, अकेले के दिमाग लगेगा, आप 3 जने तो कंबाइंड स्किल्स आएगी और नॉलेज भी तीनों की आएगी, कोई ज्यादा समझदार कोई कम, अपना अपना चलेगा। तो अलग अलग पार्टनर अलग अलग स्किल लाएगा, अलग अलग एक्सपीरियंस लाएगा, अलग अलग नॉलेज लाएगा, तो इससे फायदा होगा। जैसे मान लो कोई फाइनेंस में अच्छा हो सकता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, तो अलग अलग काम, जिससे डिसीजन बेहतर निकल कर आएगा। बाकी रिस्क बढ़ जाता है इसमें, तो एक फायदा देखो, क्योंकि लॉस होने का, जितना पैसा डालो उतना लॉस होने का चांसेस है, उतना रिस्क है। तो इसमें फायदा ये है कि आपका जो रिस्क है ना वो बट जाता है हर लोगों में। बाकी डिसीजन बेहतर निकलेगा। डिसीजन बेहतर क्यों निकलेगा मेरे भाई, आप बता सकते हो? ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ज्यादा लोग इन्वॉल्व, सब लोग मिलकर आपस में डिसीजन निकालेंगे तो बेटर डिसीजन आएगा एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, ठीक है ना। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, मतलब जो पार्टनर की फर्म है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी बिजनेस में वो चेंज करना चाहे आराम से कर सकती है। पार्टनर आराम से चाहे अपने रूल चेंज कर सकते हैं, आज वो आराम से चाहे अपना बिजनेस का टाइप चेंज कर सकते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बिना अपने आपस की म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपस में मिलके सहमति हो तीनों की, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। कोई लीगल अप्रूवल नहीं चाहिए उन्हें, कोई सरकार से दरख्वास्त नहीं करनी कि हम अपने बिजनेस की जगह चेंज करना चाहते हैं, समझ पा रहे हो। बाकी प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो देखो कंपनी की तरह तो नहीं है, लेकिन प्राइवेसी नुकसान भी है। देखो सच बताऊं, क्यों, सोल प्रोप्राइटर ज्यादा सीक्रेट रख पाता था या फिर ये सोल प्रोप्राइटर अकेला इंसान, लेकिन कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा अच्छा रख पाएगा। कंपनी में तो बहुत ही जने होते हैं, तो आपको बोलता है कि कंपनी की तरह नहीं है जहां पर आपको पब्लिक अकाउंट रखने पड़ते हैं, यहाँ पर आप अपने अकाउंट प्राइवेट रख सकते हो, किसी को नहीं पता आप कितना मुनाफा
कमा रहे हो, चुपचाप से अपना कमा सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन भैया इसके नुकसान भी हैं, फिर लिमिटेशन आ जाती है। पहली लिमिटेशन कह रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी एक नुकसान है, जायज बात है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हमेशा ही एक नुकसान रहेगा किसी भी पार्टनर के लिए, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि अगर कल को कर्जा हुआ तो उस इंसान को अपने घर से पैसा ला के देना पड़ेगा। बाकी लिमिटेड कैपिटल हो जाती है। अब आप बोलोगे भैया सोल प्रोप्राइटर से तो ज्यादा है, लेकिन मेरे भाई कंपनी से तो कम है ना। तो लिमिटेड कैपिटल है, कैपिटल भले ही आप यहाँ 4-5 जने मिला रहे हो, पर जरूरी नहीं है जितना पैसा एक कंपनी में मिला सको उतना, फिर भी कम पैसा है, इसलिए तो लोग फिर कंपनियां। तो देखो वही आसान नहीं है यहाँ पे आपके अपना ना, जनरली देखो मैक्सिमम पार्टनर 50 है, लिमिटेड पार्टनर है, तो आप आसानी से यहाँ पैसा नहीं उठा सकते। बाकी लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, स्टेबल नहीं है ये। क्यों स्टेबल क्यों नहीं है? मान लो एक पार्टनर मर जाए, रिटायर हो जाए, या दिवालिया बैंकरप्ट हो जाए, मतलब जितने उसके पास संपत्ति है उससे ज्यादा उसके पास कर्जे हो जाएं, तो वो उस सिचुएशन में पार्टनर हट जाएगा, और मान लो वो अकेला ही पे आप निर्भर होते तो फिर आपकी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। तो एक ऐसा हो सकता है कि कोई बुरा हाल हो जाए तो बिजनेस बंद करना भी पड़ सकता है, तो रोकना पड़ सकता है। परमानेंट जरूरी नहीं है कि परमानेंट रहे। बाकी इसमें कंफ्लिक्ट होने के बड़े चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े होने के, कि तुम तीनों में लड़ाई हो जाए और पता चले बिजनेस डूब गया, समझ रहे हो। डिफरेंस ओपिनियन, आपके अलग अलग दिमाग के ओपिनियन हो, या अनइक्वल वर्क करते हो आप, कोई बोले मैं ज्यादा काम करता हूँ तो नहीं करता है वो, या प्रॉफिट शेयर के इशू कि भाई मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा तुम नहीं है वो, या फिर प्रॉब्लम सारी हो। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब पार्टनरशिप जो फर्म्स है ना, उन्हें जरूरी नहीं है कि उन्हें अपना अकाउंट पब्लिक में दिखाना पड़े कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम क्या क्या देश के लिए भला कर रहे हैं। तो इस वजह से बैंक जो होगा वो उन पर ट्रस्ट करेगा लोन देने के लिए नहीं। बाकी जिस वजह से क्रेडिट वर्थिनेस जो है, बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? आप पार्टनरशिप तो कर रहे हो, लेकिन जैसे आप बैंक के पास लोन जाएंगे, बैंक बोलेगा भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप मुझे अपने अकाउंट्स दिखाओ। वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक अकाउंट मतलब पूरी दुनिया उसको देख रही है, वो पूरी दुनिया के सामने अपने अकाउंट्स दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो चाहेंगे कि ये बढ़िया कंपनी है, इसको हम लोन दे सकते हैं। तो यहाँ क्रेडिट वर्थीनेस, समझ रहे हो, क्रेडिट वर्थीनेस, क्रेडिट की क्या वर्थ है आपके उधार देने के लिए, तो वो कम हो जाती है, आप पे हम भरोसा नहीं कर सकते। बाकी इसमें ज्यादा बड़ा स्कोप नहीं है बिजनेस को एक्सपेंड करने का, क्योंकि पैसा ही कम होता है। और एक चीज और ध्यान रखना है, जब पैसा धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो एडवाइस करी जाती है कि इससे बढ़िया पार्टनरशिप को किस में कन्वर्ट कर लो, कंपनी में कन्वर्ट कर लो, समझ रहे हो। बाकी इसके भाइयों मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज कि पार्टनर्स के टाइप क्या है। ठीक है, देखो ये तो अभी आपने फायदे नुकसान खत्म करे, अब पार्टनर्स के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनो। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, तो कहता है पार्टनर्स ना, पार्टनरशिप फर्म में ना सारे पार्टनर सेम रोल प्ले नहीं करते, सबके अपने अपने अलग अलग इन्वॉल्वमेंट और अलग अलग पैसा और अलग अलग लाइबिलिटी होती है। मतलब किसी की लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है पार्टनरशिप में, ये भी हो सकता है। तो देखो 4-5 तरीके के पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपेल, माइनर पार्टनर। और इनके क्या क्या रोल है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, एक एक करके पहले डीपली चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को वर्किंग पार्टनर कहा जाता है, मतलब ये पार्टनर रोजाना जो भी काम होते हैं बिजनेस में उनमें पार्टिसिपेट करेगा, सारे काम धंधे संभालेगा, ये पैसा भी डालेगा, टाइम भी डालेगा, एनर्जी भी डालेगा, स्किल्स भी डालेगा, सब काम करेगा बिजनेस में। और इसके पास पूरा अधिकार है कि ये डिसीजन ले सकता है बिजनेस में, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर कर सकता है, पूरा अधिकार है। प्रॉफिट और लॉस पूरे बांटेगा, और लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड रहेगी। ये याद रखना है, ये जो पार्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फर्स्ट टर्म में इन 4 पार्ट से पक्का कहीं ना कहीं से क्वेश्चन हुआ, गारंटीड है, ये याद रखना, भूल भी जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखो, रमेश एंड सुरेश ने गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करा। रमेश वर्क करता है डेली बेसिस पे, मैनेज भी करता है दुकान को, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा। अब आते हैं स्लीपिंग पार्टनर, जिसे डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। मेरे भाइयों ये क्या होता है, ये रोजाना बिजनेस के काम नहीं करेगा, नहीं रोजाना बिजनेस के काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पैसा डालेगा और प्रॉफिट और लॉस बांटेगा। बताओ ये क्या काम कर रहा है। और ये यूजुअली बाहर को, आउटसाइडर को जानकार भी नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो तुम 3 बिजनेस चला रहे हो, तुम कह रहे हो भैया हमारे बिजनेस में आ जाओ, हमारे बिजनेस में आ जाओ। तो मैंने कहा यार देखो तुम्हारा बिजनेस नया नया है, अगर सबको पता चल गया मैं तुम्हारे बिजनेस में आ गया तो मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, या फिर मान लो मैं नहीं आ सकता, मुझे बाकी लोग मतलब छुप के रहना चाहता हूँ, ऐसा समझ लो।
मैं छुप के रहना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में आ जाऊंगा, लेकिन मैं हूँ स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर। मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, पैसा डाल दिया है मैंने, प्रॉफिट लॉस होगा मुझे दे देना, गाइड देखो मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो, बाकी लाइबिलिटी मेरी भी अनलिमिटेड है। ये कोई काम नहीं करेगा। जैसे ऊपर रमेश और सुरेश थे ना, तो सुरेश अब जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है मेरे भाइयों। तीसरा आता है नॉमिनल पार्टनर, ओनली लेंड हिज नेम टू द फर्म। तुम लोग आए मेरे पास, तुमने कहा भैया आपका तो बड़ा नाम है मार्केट में, हमारे बिजनेस को बस यूं कह दो कि हाँ जी मैं इनके बिजनेस का अधिकार, मैं इनके बिजनेस का ही बंदा हूँ और मैं इन्होंने मेरे साथ ही मिलकर शुरू करा है, बस अपना नाम दे दो हमें, जिससे हमारी वाहवाही हो जाएगी और लोग हमारे से सामान आके खरीदने लग जाएंगे। तो ये क्या करेगा, सिर्फ नाम दे देगा बिजनेस को। ये कोई पैसा नहीं डाल रहा, कोई काम नहीं कर रहा, कोई प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ नाम दे रहा है, ठीक है ना। और इसके नाम से एक फायदा और ट्रस्ट हो जाएगा मार्केट में, और ये लाइबल तो हो जाएगा लेकिन बाकियों को क्यों, क्योंकि अगर तुम खराब माल बेचो या दिक्कत हो जाए तो बंदे आके किसको बोलेंगे, मुझे बोलेंगे कि भाई साहब ये क्या कर दिया, आपका नाम लेके तो हम मांगे और ये तो नुकसान वाली चीज हो गई हमारी। तो ये समझ में आया, जैसे एक सेलिब्रिटी अलाउ करता है अपना नेम दूसरे में, लेकिन वो पैसा नहीं डालता, कहता है अरे मेरा बिजनेस है ये, ऐसे समझ इस तरीके। पार्टनर बाय एस्टॉपेल होल्डिंग आउट, बड़ा मस्त है, ध्यान समझना। अ पर्सन हु एक्ट लाइक अ पार्टनर, एक पर्सन है जो पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा है, पार्टनर की तरह, या अलाउ कर रहा है लोगों को विश्वास करने में कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं। मान लो तुम आए, जैसे रेहान आया, तुम दोनों का बिजनेस है, मैं बाहर बैठा हूँ कहीं ऐसे रोड, तो मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ये आया बाहर, बोला यार मुझे ना जीन्स चाहिए बहुत अच्छी सी, अरे मेरी खुद की दुकान है आओ, हूं नहीं पार्टनर, अरे मेरी खुद की दुकान है आओ। तो तुम लोग आए, बोले ये आया, बोले दिलवा दो, अरे मेरे ये सर अपनी है खरीदो, कोई ये मुझ पर विश्वास करता है और मैंने इसको सामान दिलवा दिया। और ये बोले कि क्या आपकी दुकान है क्या, अरे हाँ मेरी अपनी समझो इसे दुकान। ये पार्टनर बाय एस्टोपेल या होल्डिंग आउट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन तो बताओ, सही है ना। ये ऑफिशियली पार्टनर नहीं है, लेकिन ये लायबल होगा, जायज बात है, इसको नुकसान हो जाएगा, अगर कल को जींस फटी या कुछ हो जाए मेरे पे तो आएगा, बोले भाई तुमने ही तो बोला था तुम्हारी दुकान है ना, इस तरीके से। इफ दे डील विद द फर्म थिंकिंग ही इज अ पार्टनर, लेकिन जब ये डील करता है तो फर्म जो भी है वो सोचती है कि हाँ ये पार्टनर ही है एक तरीके से, ठीक है ना। मतलब ये पार्टनर नहीं है, लेकिन ये एकदम से ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अपने आप ही पार्टनर बन जाता है, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं है। एग्जाम्पल, राहुल ने अटेंड करी मीटिंग और पार्टनर की तरह काम करा, कस्टमर को डील करवाया, बिकॉज ऑफ फर्म राहुल जो है ना वो एक पार्टनर ट्रीट करा जाएगा बाय एस्टोपेल। बाकी माइनर की बात करूं, माइनर जो 18 साल से कम का है वो कभी भी फुल पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसको एडमिट करा जा सकता है कि वो बिजनेस के फायदे उठा सके, है ना। मतलब पहली बात तो ध्यान रखना, कभी भी जो बिजनेस हो जिसमें माइनर हो तो वो पार्टनर नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखना, कभी भी नहीं बन सकता, इलीगल है, बना ही नहीं सकते आप। इलीगल भी नहीं कहूंगा मैं इसे, बना सकते हो, इलीगल तो वो हो गया कि कर ही नहीं सकते, वो गैर कानूनी, नहीं इलीगल नहीं है। माइनर 18 साल से कम की उम्र का पार्टनर कभी भी नहीं बन सकता, फुल पार्टनर नहीं बन सकता, एक्टिव वो सब पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन ये बिजनेस में ऐड करा जा सकता है बिजनेस के फायदे के लिए, और ये प्रॉफिट पूरा लेगा, लेकिन लॉस में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर आप चाहो तो कहीं भी बिजनेस में बन जाओ, और जरूरी भी नहीं है सब पैसा डालोगे कि नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब ये 18 साल का हो जाएगा ना तो इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फुल पार्टनर बनेगा या फिर उस फर्म को छोड़ देगा। समझ पा रहे हो, एक नोटिस देना पड़ता है, लेकिन एक चीज और है, आप पढ़ लेना एक बार बुक में, वो प्रॉपर कंफर्म नहीं है। आफ्टर 6 मंथ जब उसका बर्थ हुआ, जब हमने उसको नोटिस दिया है नहीं दिया, आफ्टर 6 मंथ अगर उसने कोई नोटिफिकेशन या उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस का पार्टनर बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अब देखो एक और चीज लिखी है ना, एक 17 साल का पार्टनर है, वो अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कर्जे के लिए, लेकिन जब 18 का हुआ और उसने वेदर टू स्टे और नॉट, 18 साल का होगा तो वो डिसाइड करेगा कि क्या वो इस बिजनेस का पार्टनर होगा या नहीं होगा। बाकी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे हम अगली क्लास में बात करें। समझ में आया टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब देखो अब ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। एक्टिव पार्टनर रोज काम करता है, लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड और फुल्ली इन्वॉल्व होगा। स्लीपिंग पार्टनर काम नहीं करेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी लेकिन इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं होगी, ठीक है ना। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम देता है लेकिन लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है, भाई जवाबदेही तो है ये।
और ये इन्वॉल्वमेंट इसकी भी नहीं है। एस्टॉपल एक्ट करता है पार्टनर की तरह, लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जवाबदेही, कि किसको जवाब दोगे अगर नुकसान हो गया तो देना पड़ेगा जवाब इस इंसान। और ये रियल पार्टनर तो है ही नहीं मेरे भाई, माइनर सिर्फ प्रॉफिट लेता है और लायबिलिटी इसकी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि नुकसान तो ये झेलता ही नहीं है और इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इन्वॉल्वमेंट इसकी कुछ नहीं है, अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता, या फिर 4-5 बंदों में इसके जरूरी नहीं इसके डिसीजन भी मैटर करेंगे। इसके बाद बिजनेस कितने टाइप के होते हैं पार्टनरशिप में, ये पढ़ेंगे। तो हमने पार्टनरों के टाइप पढ़े हैं, अब हम पार्टनरशिप के टाइप्स की बात करेंगे। अगर हम बात करें पार्टनरशिप के टाइप्स की, तो पार्टनरशिप भी ना दो तरीके की हो सकती है। एक तो पार्टनरशिप टाइम के बेसिस पे हो सकती है कि पार्टनरशिप कितनी लंबी चलेगी, और एक पार्टनरशिप होती है जिम्मेदारी के ऊपर, मतलब पार्टनर्स के नुकसान या डेप्ट के ऊपर, उनकी जिम्मेदारियों के ऊपर। क्या क्या होती है हम समझेंगे अच्छे से। अच्छा, ड्यूरेशन के हिसाब से पार्टनरशिप एट विल, इस वाले पार्ट को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले एक करके हम पढ़ते हैं। तो मान लो जो पार्टनरशिप ड्यूरेशन के बेसिस पे है, टाइम के बेसिस पे है, तो वो दो टाइप की होगी। एक होगी पार्टनरशिप एट विल और एक होगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप एट विल में आप पार्टनरशिप देखोगे उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा, ठीक है, ये कंटिन्यू हो सकती है जितनी देर पार्टनर इसको चलाना चाहे, और ये जब मर्जी बंद करना चाहे तो बंद भी हो सकती है। जब उन्होंने स्टार्ट करी तो उनका कोई मकसद नहीं है बंद करने का, या कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हम 5 साल तक चलाएंगे या 6 साल तक चलाएंगे, ठीक है। ये जनरली छोटे बिजनेस में चलता है। एग्जाम्पल, रमेश और सुरेश जो थे पार्टनर, उन्होंने दुकान खोली और डिसाइड करा कि पार्टनरशिप जो है वो कितना लंबा जो चलाना चाहते हैं वो अपना इच्छा अनुसार चलाएंगे, मतलब उनकी इच्छा है जितना मन करेगा उतना लंबा चलाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप ना मेरे भाई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक टाइम के लिए चलाई जाती है, ठीक है। एक मकसद होता है, उसको पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है, और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए या उसका टाइम खत्म हो जाए। तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप। एग्जांपल, दो लोगों ने पार्टनरशिप करी एक फ्लाईओवर बनाने की, तो जब वो फ्लाईओवर बन जाएगा तो उनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और ये पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, यानी कि टाइम के बेसिस पे दो टाइप की पार्टनरशिप होती है। क्लियर है? चलें आगे। लेकिन दूसरी आती है मेरे भाई लायबिलिटी के बेसिस पे, जनरल पार्टनरशिप। जितने भी पार्टनर होते हैं सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ऑल पार्टनर टेक पार्ट इन बिजनेस, जितने भी पार्टनर हैं वो बिजनेस में पार्ट लेते हैं। हर पार्टनर जिम्मेदार होता है अपने एक्शन के लिए, और ये सबसे कॉमन पार्टनरशिप है इंडिया में जो चलती है। जैसे एक जनरल स्टोर चल रहा है, 3 पार्टनर चला रहे हैं, अगर स्टोर अपना कर्जा नहीं चुका पाया तो हर इंसान को अपनी पर्सनल संपत्ति लानी पड़ेगी, यानी कि जनरल पार्टनरशिप है। ऐसी पार्टनरशिप जहां पे सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, नुकसान हुआ, बहुत बुरे कर्जे में आए, सबको चुकाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी पार्टनरशिप होती है मेरे भाई लिमिटेड पार्टनरशिप। अच्छा, लिमिटेड पार्टनरशिप में दो तरीके के पार्टनर होते हैं, लिमिटेड पार्टनर और जनरल पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है और वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन जनरल पार्टनर ऐसा है जहां पे वो सारे बिजनेस को मैनेज करेगा, लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होगी, ठीक है ना। क्लियर है? तो एक बार फिर से बात करता हूं दोबारा, लायबिलिटी के हिसाब से दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे हर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है ना, और ये बेसिक टाइप का बिजनेस है जो आप जनरली बाहर कभी भी कहीं भी देखते हो। लेकिन एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है जहां पर दो तरीके के पार्टनर पाए जाएंगे। एक ही बिजनेस में दो पार्टनर हो सकते हैं, एक लिमिटेड पार्टनर भी हो सकता है और एक जनरल पार्टनर भी हो सकता है। बाकी इसका एक एग्जांपल है जिसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूं। ये जनरली अलाउड नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में। ये देखो, ये बोलता है ना, ये टाइप जो है ना, ये लिमिटेड पार्टनरशिप, ये बिजनेस में अलाउड नहीं है। मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, वो अलाउ नहीं करता है ऐसी पार्टनरशिप को। लेकिन कौन सा कानून अलाउ करता है? मतलब अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि सारे पार्टनरों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, याद है हमने पढ़ा था, तो इसीलिए अलाउ नहीं कर रहा। बाकी ये अलाउ है एलएलपी के अंदर, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो हमारा आगे का टॉपिक है, जो हम आगे की क्लासों में समझेंगे। मुझे हिसाब से लग रहा है कि अगला टॉपिक यही कर लेना चाहिए, है ना। बाकी ये एलएलपी एक्ट 2008 में आया था। मतलब एक एलएलपी में एक पार्टनर ने इन्वेस्ट करा 5 लाख और वो जिम्मेदार है सिर्फ 5 लाख तक का, इतने तक का कर्जा। मतलब उसका 5 लाख आपने बिजनेस में लगाया, पूरा 5 लाख डुबा दो, डुबाना है तो अगर कर्जे में आ गए, उसके अलावा कुछ पैसा घर से नहीं लाएगा, और ये एक लिमिटेड पार्टनर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया मेरे भाई?
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो मेरे भाइयों होता है पार्टनरशिप डीड, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, मतलब दो पार्टनरों के बीच में लिखित या एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? तो क्या था, पार्टनरशिप एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है दो पार्टनरों या दो से ज्यादा पार्टनरों के बीच में। इसके अंदर उनके रूल लिखे जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, और वो सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगर आपको बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आप वो जो आपने लिखत लिखी थी उसको दिखा दो। तो ये अवॉइड करने के लिए, कल को कोई आपके बीच में झगड़े बहस ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए होता है। बाकी कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ना ओरल एग्रीमेंट भी अलाउ करता है, आपको ये भी पता है ना, जरूरी नहीं है कि लिखत ही हो, लेकिन रिटर्न पार्टनरशिप डीड ज्यादा बेटर होती है और सेफ होती है, क्योंकि ओरल में तो क्या, मैंने तो नहीं कहा था ऐसा, नहीं 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 मैंने नहीं, ऐसा हो जाता है। बाकी क्या क्या आता है, अगर आप पार्टनरशिप डीड लिखत कर रहे हो तो क्या क्या आता है इसके अंदर, तो ध्यान समझना मेरे भाइयों। सबसे पहला तो मेन डिटेल, आपकी दुकान का नाम, लीगल नेम बताओ, फिर आपका एड्रेस बताओ, पार्टनर्स की सारी डिटेल डालो, फिर आपके बिजनेस का नेचर बताओ, किस नेचर का आप बिजनेस चला रहे हो, फिर आप कैपिटल कितना डाल रहे हो, फिर आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशो कितना है, प्रॉफिट होगा तो कौन कितना बांटेगा, जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी पार्टनरों की, सैलरी या कमीशन कैसी होगी, या पार्टनरशिप कितने साल तक चला रहे हो, ये वाला पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन, मतलब जो बिजनेस में पार्टनर पैसा डालता है ना, तो कभी कभी कहता है कि मुझे इस पे ब्याज दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है, या फिर कल को उसने लोन दिया हो कुछ भी हो तो उस पर क्या लेना देना होगा। बाकी एडमिशन, अगर किसी पार्टनर को ऐड करना है या किसी को रिटायर करना है, डेथ होगी, तो उस पर क्या सिचुएशन होगी, क्या सिनेरियो होंगे, वो लिखत करना, ठीक है ना। बैंक अकाउंट या सिग्नेटरीज क्या क्या होने, मतलब कौन सा बैंक अकाउंट ऑपरेट होगा, या फिर फर्म का कौन सा बैंक अकाउंट है, ये सब जानकारियां लिखना, या फिर कभी भी डिस्प्यूट हो जाए तो कैसे सॉल्व होगी, वो आपको डिसाइड करना है। समझ में आया? ठीक है, कि हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? कहता है जरूरी नहीं है, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड है, मतलब करवा लो तो ज्यादा अच्छी है। बाकी एक अनरजिस्टर्ड फर्म स्यू नहीं कर सकती, मतलब अगर आपने अपने आप को लिखत रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, आपका कोई, आपने अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं करा रखा, तो कल को आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। समझ रहे हो क्यों? बाकी इसको एक लीगल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है ना। मतलब ध्यान रखना, एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो स्यू तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ लीगल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन तो है, मतलब वो इलीगल नहीं मानी जा सकती और प्रोटेक्शन उसे मिलेगी अगर उसकी कोई अगेंस्ट जा रहा है। बाकी पार्टनरशिप डीड लिखने के फायदे क्या है, तो देखो फ्यूचर में कंफ्लिक्ट या कंफ्यूजन ना हो, लीगल आपके पास प्रूफ हो, कोई भी डिस्प्यूट सेटल हो तो कोर्ट में जाके कर सकते हो, या कोई भी रोल्स एंड रूल्स जो होते हैं हर पार्टनर के, वो उसके अंदर बेहतर पता होते हैं, ठीक है। बाकी इसके फायदे क्या है रजिस्ट्रेशन का, तो वही है, आप इससे क्या, आपके पास अधिकार है कि आप फाइल कर सकते हो केस आपके पार्टनरों के खिलाफ, या कहीं भी आपके साथ गलत हो रहा हो कोर्ट में आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। आप कोई भी क्लेम, कोई भी आपके खिलाफ गलत चीज हो रही है, आपको मानहानि हुई है, कुछ भी हुआ है, कुछ भी आपको हानि हुई, नुकसान हुआ है, तो आप उसके प्रति आपके पास अधिकार है कि आप क्लेम ले सकते हो। आपके पास एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है ज्यादातर, क्योंकि आपको कंसीडर करा जा रहा है कि बिजनेस ने आपको देखा है भाई, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, सब चीज है। बाकी इसका एग्जिस्टेंस का प्रूफ होता है आपके पास कि हाँ जी हम हैं, मार्केट में हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है। बाकी पार्टनर्स में डिस्प्यूट नहीं होते, लेकिन हाँ ये देखो आगे जाके यही चीज लिखा है कि नुकसान क्या है अगर आप रजिस्टर नहीं करा रहे सर, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो आप फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको, आप कोई भी ड्यू नहीं क्लेम कर सकते किसी के खिलाफ, आप कोई लोन लोगे तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस मानी नहीं जाएगी। याद हमने पढ़ा था एक नुकसान भी होता है आगे जाके। बाकी पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे एक पार्टनर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को क्या कहते हैं, जनरल, जो भी मान लो आपके स्टेट या आपके राज्य में जो भी रजिस्ट्रार है फर्म का, जो दुकानों का रजिस्ट्रेशन करता है, उसके पास अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नेम ऑफ फर्म डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, पार्टनर की डिटेल डालनी पड़ेगी, नेचर डालना पड़ेगा, फिर पार्टनरशिप डीड को सबमिट करके दे दो और रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, धन्यवाद, पार्टनरशिप खत्म। समझ में आया मेरे भाई? पार्टनरशिप कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक सा था।